मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थी आज के वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे चतुर्भुज के बारे में कुछ प्रमुख बातें, या आपने जो पहले चतुर्भुज के बारे में सीखा है उसकी पुनरावृत्ति, चतुर्भुज के चारों अंतःकोण के योग के बारे में नियम और चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार। तो सर्वप्रथम चतुर्भुज, जैसा कि आप जानते हैं, चार रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, 1, 2, 3, 4। ए और सी आमने सामने हैं, इनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। ऐसे ही बी और डी भी आमने सामने हैं, इनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। और ए के साथ जो भी कोण ए के तुरंत बाद, यानी ए की ही जिस भुजा पर ए बना है उसी भुजा पर कोण बनेगा तो हम उन दोनों को आसन्न कहेंगे। जैसे ए डी पर बना है तो डी कोण और ए कोण आसन्न कोण है। ऐसे ही ए बी पर भी बना है तो ए बी रेखाखंड के एक सिरे पर बना है, तो बी पर दूसरा बना है तो ए और बी भी आसन्न कोण है। ऐसे ही बी और सी आसन्न कोण है और सी और डी आसन्न कोण है। इसी प्रकार इसमें चार भुजाएं हैं, ए डी, सी डी, बी सी और ए बी। तो ए बी और ए डी दोनों भुजाओं में एक सिरा उभयनिष्ठ है, तो ऐसी भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो ए डी और ए बी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही ए बी और बी सी भी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही सी डी और बी सी भी आसन्न भुजाएं हैं। ऐसे ही सी डी और डी भी आसन्न भुजाएं हैं। और जो भुजाएं आसन्न नहीं हैं वो सम्मुख भुजाएं हैं। फिर ए डी के सामने देखो बी सी, क्योंकि ए डी भुजा में और बी सी भुजा में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसे ही ए बी और सी डी भुजा में देखो कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो चतुर्भुज की ऐसी भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। इसके अलावा चतुर्भुज की सम्मुख शीर्षों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें जो रेखाखंड प्राप्त होते हैं उन रेखाखंड को हम कहते हैं चतुर्भुज के विकर्ण। जैसे मैंने सम्मुख शीर्षों बी और डी को मिलाया तो एक विकर्ण प्राप्त हो गया। तो एक युग्म और है सम्मुख शीर्षों का, वो है ए और सी। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड जो और प्राप्त होगा, इसे भी हम कहेंगे चतुर्भुज का विकर्ण। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं और दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये थी चतुर्भुज की सामान्य जानकारी, जिसे आप पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। अब बात करते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योग के नियम के बारे में, कि इन चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। किसी भी चतुर्भुज को आप उसके एक विकर्ण के द्वारा बांट सकते हैं दो त्रिभुजों में। अब दो त्रिभुजों में बांटने पर हम देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या हो रहा है। चतुर्भुज का एक कोण P है, एक कोण Q है। अब Q के दो हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा ये है 1 कह दे रहा हूं मैं, एक हिस्सा ये है, इसको मैं कह दे रहा हूं 2। और एक कोण ये है R, और S के भी दो हिस्से हो चुके हैं, इसको मैं कह दे रहा हूं 3 और इस हिस्से को मैं कह दे रहा हूं 4। तो अब इस चतुर्भुज के कोण P और R तो पूरे पूरे हैं, Q और S बटे हुए हैं। तो अगर मैं चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ता हूं तो कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर क्या प्राप्त होता है, इस पर हमें नियम प्राप्त करना है। तो कोण P देखो पूरा पूरा है, कोण P की जगह हमने लिख दिया पूरा पूरा। कोण Q दो भागों में बटा है, एक है कोण 1 और एक है कोण 2। धन उसके बाद R कोण पूरा पूरा है तो कोण R, और धन S दो भागों में बटा है तो उसको लिख दिया मैंने कोण 3 धन कोण 4। अब त्रिभुज के हिसाब से माना PQS त्रिभुज की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से कोण हैं। P है, 2 है, 2 इसमें है, इसमें से 2 ले लिया। धन 4 है, 4 ले लिया। तो देखो P2 4, P2 4 हमारा इस्तेमाल हो गया। तो धन अब बचता है कोण R के लिए बचता है कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और 3। तो यह चीज और यह चीज जो मैंने लिखी है वो बराबर है, इसलिए यहां पर बराबर का चिन्ह अभी भी लगा है। तो अब इन तीन कोणों को आप देखिए, P को 2 को और 4 को।
P 2 और 4, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण एक त्रिभुज के अंतःकोण है। धन ऐसे ही R के साथ 1 और 3 को जोड़िए, R के साथ 1 को फिर 3 को जोड़िए, तब भी आपको 180 अंश प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 2 बार 180 अंश प्राप्त हो रहा है आपको, तो कुल मिलाकर कितना प्राप्त हो गया 360। और क्या निकाल रहे थे आप? कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को जोड़ रहे थे, तो आपको प्राप्त हुआ 360। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको योगफल मिलेगा 360 अंश। तो यह चतुर्भुज का कोण योग गुण है। जैसे त्रिभुज का कोण योग गुण था, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ के 180 आ रहा था। चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए 180 गुना 360 आ रहा है। तो ये नियम आपको याद रखना है, प्रश्नों को हल करने में इसका आप उपयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा भाग है जो हमें पढ़ना है, वो है चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज की भुजाओं के आधार पर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज खींचे गए हैं। इनको अगर आप समझेंगे तो फिर उसके बाद इनका हम नाम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो पहली आकृति दिख रही है आपको, इसमें AB और CD ये सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाओं का युग्म है। यानी सम्मुख भुजाओं आपने 2 लिखी तो एक जोड़ा हो गया, तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। अब एक ही युग्म समांतर होता है नहीं कह रहे हैं, एक युग्म समांतर होता है, तो कम से कम एक युग्म सम्मुख भुजाओं का समांतर होना चाहिए। उस चतुर्भुज का नाम हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। यदि एक की जगह दोनों युग्म, ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो देखो सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बनते हैं और दोनों समांतर हैं, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको अंतर लग रहा होगा झुकाव में। तो यहाँ पर कोण 90 अंश का नहीं है, लेकिन ये कोण 90 अंश का है। तो यदि समचतुर्भुज को आप सोचिए कि आप AD और BC को थोड़ा सा इस पोजीशन में ले आए, इन्हीं 2 भुजाओं को इस पोजीशन में ले आए, तो अर्थात समांतर चतुर्भुज का ये कोण अगर 90 अंश का हो जाता है, तो उस समांतर चतुर्भुज का नाम होता है फिर आयत। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो जाए, तो उस चतुर्भुज को, उस समांतर चतुर्भुज को हम कह देंगे आयत। तो इसका मतलब सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हुए, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज हुए। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, उस समांतर चतुर्भुज को आयत कहेंगे जिसका एक कोण 90 अंश हो जाए। तो सभी समांतर चतुर्भुज तो आयत हुए, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हुए, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हुए। अब यदि समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए, ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए, तो इसको कहते हैं समचतुर्भुज। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। देखो 4 भुजाएं हैं और 4 की 4 भुजाओं की लंबाई हम क्या कह रहे हैं, बराबर है। अर्थात ये 3 सेंटीमीटर ये भी, तब इस प्रकार के चतुर्भुज का नाम हम कहेंगे समचतुर्भुज। सम माने चारों भुजाएं समान हैं, सम माने चारों कोण समान हैं, ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि चतुर्भुज को मैं पहले भी बोल रहा हूं, हम भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार की बात कर रहे हैं, भुजाओं के आधार पर हम चतुर्भुज के प्रकार की बात करते भी हैं। यदि समचतुर्भुज में एक कोण 90 अंश का हो जाए, जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे, समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश का हो जाए, वो आयत बन जाता है, उसका नाम हम आयत कह देते हैं। यदि समचतुर्भुज में एक कोण 90 अंश का हो जाए, तो फिर हम इस चतुर्भुज का नाम कह देते हैं वर्ग। सभी भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है,
मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन एक कोण 90 अंश का भी है, तब इसका नाम हम कहेंगे वर्ग। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि सभी समचतुर्भुजों में एक कोण 90 अंश का हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उस समचतुर्भुज को वर्ग कहेंगे जिसमें एक कोण 90 अंश हो। तो इसका मतलब वर्ग की परिभाषा, वर्ग के बारे में बताने के लिए हम समचतुर्भुज की मदद ले रहे हैं। तो सभी वर्ग जो हो गए समचतुर्भुज तो हो ही गए, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हुए, इसका ध्यान रखना है। अब कभी कभी आपको इस प्रकार का चतुर्भुज देखने को मिलता है कि जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हो जाते हैं। देखो n से एक भुजा n के और n से दूसरी भुजा nm, l से एक भुजा l के, l से दूसरी भुजा lm, तो ये आसन्न भुजाएं हैं। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म अगर आपको अलग अलग बराबर दिखेंगे तो इसको कहते हैं हम पतंग। आपने अगर पतंग देखी होगी तो पतंग इसी प्रकार की होती है। तो पतंग किसे कहेंगे? उस चतुर्भुज को जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, उस चतुर्भुज का नाम हम पतंग कहेंगे। तो इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए आपको चतुर्भुज के प्रकार समझने हैं। समलंब, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग। मैं समझता हूं कि आप अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब कहेंगे, किसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, किसको आयत कहेंगे, किसको समचतुर्भुज कहेंगे या किसको वर्ग कहेंगे। अब माना हम बात करते हैं क्या वर्ग समलंब है। अब देखो हमने क्या कहा, वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? ये समचतुर्भुज होना चाहिए, अर्थात चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और एक कोण 90 अंश होना चाहिए। और समलंब के लिए क्या आवश्यक है? केवल आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, तब भी वो समलंब हो जाएगा। और वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी समान हैं। और वर्ग और समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। ये समचतुर्भुज और वर्ग के गुण हैं जिन्हें आप आगे अध्ययन भी करेंगे। तो अगर इन सभी चतुर्भुजों को एक उसमें हम समेटें तो हम क्या कहेंगे? सभी समलंब समांतर चतुर्भुज हैं? नहीं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समलंब हैं। ऐसे ही सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं? नहीं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। ऐसे ही सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं? नहीं, सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। हाँ, अब इसमें जैसे सभी वर्ग पतंग हैं, देखो पतंग के लिए क्या होना चाहिए? आसन्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग में तो सब भुजाएं बराबर हैं। हाँ, तो सभी वर्ग को आप पतंग कह सकते हैं, लेकिन सभी पतंगों को वर्ग नहीं कह सकते। अब जैसे मैं इस भुजा की बात करूं, ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं, तो इसमें आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो गए, तो आप इसको पतंग कह सकते हैं, लेकिन इसको वर्ग नहीं कह सकते। हर पतंग वर्ग हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हर वर्ग को आप पतंग कह सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के विद्यार्थी जान पाएंगे समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हैं और फिर उनको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुण लिखे हुए हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये सभी गुण आपको नियम की तरह याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से आपने प्रश्नावली के प्रश्न को हल करना होगा। नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब जैसे पहले गुण की बात करें, इनको किस प्रकार हम जान पाएंगे कि हाँ ये सही है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो समांतर चतुर्भुज है तो आपको क्या जानकारी है कि ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। इतनी आपको जानकारी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दो सम्मुख भुजाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी दोनों युग्म सम्मुख भुजाओं के समांतर होते हैं। अब हमने एक विकर्ण खींचा, तो अब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा कैसे? अब देखिए, अगर यह इसके समांतर है तो आपको देखो एक जेड यहाँ पर मिलता है, ये वाला एकांतर आंतरिक कोण। अगर यह इसके समांतर है तो फिर देखो एक जेड और मिलता है, ये कोण इसके बराबर होता है। तो इससे क्या हो जाता है
त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाता है त्रिभुज सी। अब बी कोण किसके बराबर है, बी कोण ए के बराबर है, तो सी डी और फिर पी। तो ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, जो कि पहला गुण है कि यदि विकर्ण खींचेंगे तो दोनों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो यहीं से आप सिद्ध कर सकते हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि विकर्ण आपने खींचा, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो अब इसमें सम्मुख भुजाएं देखो, AD और BC के बारे में कुछ मिल रहा है। AD और BC बराबर हैं, देखो CPCT से। AB और CD के बारे में कुछ मिल रहा है। AB बराबर CD है क्या, AB और CD बराबर है। तो क्या कहेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। फिर यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब ऐसे ही इसके विपरीत को हम सिद्ध कर सकते हैं। एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ये दिया है कि प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। अब आप इसका विलोम समझिए, छोटे से चित्र में समझने की कोशिश कीजिए। यह एक चतुर्भुज है, आपको दिया है कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। क्योंकि आसान है, अभ्यास के द्वारा आप कर सकते हैं, इसलिए आप इनको अपनी किताब से पढ़ के फिर उसका स्वयं अभ्यास करके गुणों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। किस नियम से, एस सर्वांग समता कसौटी से, जैसे यहाँ पर ESA से हुआ था। तो ये त्रिभुज अगर इसके सर्वांग सम हो गया तो जो हमें फिर सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो हम फिर आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर यह कोण इसके बराबर हो जाता है CPCT से तो यह इसके समांतर हो गया, और ऐसे इस कोण को CPCT से इसके बराबर दिखाएंगे तो यह भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो समांतर सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो जाएंगे, तब फिर हम इस चतुर्भुज का नाम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो अभी आपने समांतर चतुर्भुज में क्या सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब बोला गया कि कोण A कोण B C के बराबर होता है। क्या हो रहा है, देखो कोण A कोण C के बराबर, बिल्कुल कोण A कोण C के बराबर है। तो क्या कोण B कोण D के बराबर है, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग बराबर ही होगा। माना ये x है, ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है, तो x धन y x धन y। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर इसी का विपरीत है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब कोई एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म, कहने का मतलब यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, तो इस आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि यह और यह रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी और यह रेखा भी एक दूसरे के समांतर होंगी। अब आप सोचिए कि अगर यह इसके बराबर है तो ये भी x, ये भी x, यह इसके बराबर है तो ये भी x और ये भी y और ये भी y। अब आपने चारों कोणों का योग करना है, x धन y धन y, क्योंकि 2 बार x 2 बार y है, तो कुल मिलाकर कितना आएगा 360 अंश। तो कितना हो गया, 2x धन 2y बराबर 360 अंश। तो 2 कॉमन लोगे तो x धन y बराबर 360 अंश, तो x धन y बराबर कितना आ गया 180 अंश। अब यदि x और y को जोड़ के 180 आ रहा है और इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लो तो देखो ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है और ये अंत अभिमुख कोण है। अगर इन दोनों का योग 180 आ जाता है तो यह रेखा इसके समांतर होगी। ऐसे ही x और y देखिए, इन दोनों का योग भी 180 है, तो इन दोनों के लिए एक रेखा ये सोचिए, एक रेखा ये सोचिए और इसको तिर्यक मानिए। तो ये कोण और ये कोण भी क्या है, अंत अभिमुख है, तो इन दोनों का योग भी तो 180 है, तो इसका मतलब यह रेखा भी इसके समांतर होगी। तो ये युग्म सम्मुख भुजाओं का भी समांतर होगा, ये युग्म सम्मुख भुजाओं का ये भी समांतर हो गया। तो इस
चतुर्भुज का नाम हम क्या कह देंगे, समांतर चतुर्भुज। तो इसको चतुर्भुज के कोण योग गुण के आधार पर ही आप सिद्ध कर सकते हैं। 6 है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। छठा गुण है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, अब अगर आप इसमें विकर्ण खींच देंगे तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब यह इसके बराबर होगा, AO CO के बराबर और BO DO के बराबर। क्या हम ऐसा सिद्ध कर पाएंगे? तो देखिए यह कोण इसके बराबर है और ऐसे यह कोण इसके बराबर, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक जेड यहां बन रहा है और एक जेड ऐसे बन रहा है उल्टा, और ये CD और AB दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ASA, ऐसे ही ASA से ये त्रिभुज कौन सा, TOC और BOA, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो आपको यहीं पे लिख लेते हैं। D त्रिभुज DOA सर्वांग सम है। D कोण किसके बराबर है, PO, फिर DOC, सॉरी DOC था, DOC BOA के बराबर। अब आपको यहां से AO बराबर CO मिल रहा है क्या, AO बराबर CO बिल्कुल, DO बराबर BO। तो क्या कहेंगे आप, जब AO और CO बराबर हो गए तो इसका मतलब AC का ये मध्य बिंदु है। ऐसे ही DO और BO बराबर हो गए तो ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो दोनों विकर्ण इस बिंदु पर बराबर विभाजित हो रहे हैं, यानी ये जो बिंदु है ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो अर्थात एक दूसरे को काट रहे हैं ना ऊपर, तो एक दूसरे को आधा आधा भी कर रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज में ऐसा होगा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो इसको भी हम ऐसे सर्वांग समता के बाद CPCT से आसानी से दिखा सकते हैं। फिर 7वां है, ये इसका विपरीत है। छठा समांतर चतुर्भुज का गुण है उसके विपरीत कथन है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब चतुर्भुज हम खींचें और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा दिया है। और हमने ये बताना है कि ये जो चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े जिसमें समांतर होते हैं। अब एक विकर्ण खींचा गया, फिर दूसरा विकर्ण खींचा गया, और ये दे दिया गया है कि ये इसके बराबर है और यहाँ से ये इसके बराबर है। मतलब AO बराबर CO है और BO बराबर DO है, पहले ही दिया है। तो जब DO BO के बराबर है और ये बीच का कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर है, तो क्या मिल रहा है आपको, त्रिभुज DOC जो है फिर से सर्वांग सम हो गया त्रिभुज। अब देखो SAS से हुआ, अब DO किसके बराबर है, BO के बराबर, तो DO के लिए लिखोगे BOA। तो अब हमने SAS सर्वांग समता कसौटी से इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम दिखा दिया। तो अगर ये इसके सर्वांग सम हो गया तो अब कोण इसके और इसके बारे में आप क्या कह पा रहे हो, कौन से कोण, कोण ODC बराबर क्या मिल रहा है, ODC बराबर OBA, कोण OBA। अब देखो ODC यह कोण और OBA यह कोण बराबर है, तो ये Z बन रहा है। और इन दो रेखाखंडों के बीच में इस तिर्यक रेखा के द्वारा बना हुआ ये क्या है, एकांतर आंतरिक कोण। अगर एकांतर आंतरिक कोण बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए। तो अगर ये दो रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हो गए तो फिर आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं, त्रिभुज AOD और BOC से ये रेखाखंड इसके समांतर होगा। तो दोनों सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो गए, तो ABCD क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार आप इन सभी गुणों को और गुणों के जो विपरीत कथन है उनको सत्य सिद्ध कर सकते हैं। और आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि इनको हम नियमों के रूप में प्रश्नों को हल करने में उपयोग करेंगे।
इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के गुण, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख कोण के गुण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नंबर 3 विकर्णों के गुण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये 3 गुण आपको याद रखने हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन सभी गुणों का हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने में।